क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग? अभी तक किया था हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन किया था, और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया था। रोटेशनल मोशन के जो इक्वेशन है वो डिराइव किए थे, कुछ रिलेशन भी डिराइव किया था, और एक प्रॉब्लम भी किया था उसको समझने के लिए। आगे हम लोग चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टॉर्क। टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो देखते हैं टॉर्क क्या है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है और किस पे डिपेंड करता है। तो पहले मैं टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स को बताता हूँ। ठीक है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या दे रखा है ये? टॉर्क जो होता है, टॉर्क एक फोर्स होता है जो टर्निंग इफेक्ट रखता है। टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, it does not move from one point to another point, but the body start to rotate on its axis. तो टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे मैं बताता हूँ। टॉर्क is a type of force when it is applied on the object, when it is applied on the object, the object start to rotates on its axis, rotate। ठीक है ना? टॉर्क जब लगाते हैं तो ये अपने एक्सिस पे बॉडी रोटेट करने लगता है। टॉर्क हैज टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क हैज टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क हैज टर्निंग इफेक्ट। क्या मतलब है इसका? कि जब भी कभी किसी बॉडी पे टॉर्क लगाते हैं तो वो अपने एक्सिस पे टर्न करने लगता है। ठीक है, टॉर्क किन किन बातों पे डिपेंड करता है? टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? तो टॉर्क डिपेंड्स अपॉन टॉर्क
डिपेंड्स अपॉन, किन किन बातों पे टॉर्क डिपेंड करता है। एक दे रखा है टॉर्क डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है टॉर्क उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टॉ 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 इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो पहला तो दे रखा टॉर्क डिपेंड किस पे करता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है एफ, और दूसरा दे रखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना टॉर्क लगेगा, ज़्यादा टॉर्क लगेगा। अगर कम डिस्टेंस होगा तो कम टॉर्क लगेगा। तो ये जो है ना परपेंडिकुलर, दूसरा जो पॉइंट दे रखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दे रखा टॉर्क इन पॉइंट्स पे, मोमेंट ऑफ टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया है हमने पहले से, कि इसको समझना चाहते हैं टॉर्क कैसे काम करता है, क्या करता है, तो उसको हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि एक बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, और ये मान लो इसका एक्सिस ये है जिस पे ये घूमेगा, जिसके इसके इस एक्सिस के अलॉन्ग ये बॉडी घूमेगा इस तरह से। अब हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया इसको घुमाने के लिए। तो यहाँ पे बताया क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इधर पे हम लोगों ने फोर्स लगाया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो हमें बिल्कुल इस पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उसको नीचे लाया गया इधर थोड़ा सा, जैसे ये बिल्कुल इसको नीचे ला कर, और ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर किया, इसको 90 पे बनाया, इसको इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है, इतना डिस्टेंस, इसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये इसको पीछे की तरफ फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन ये इसका परपेंडिकुलर नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ऐसे ले लिया, इसको पीछे की तरफ बढ़ाकर। ठीक है, अब क्या बताया, ये हमारा हेडिंग है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक, अब टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डी के बराबर है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग टॉर्क, वो रिलेशन निकालने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये ओ ले लेते पी, ये ओ एन ले लिया। ठीक है, तो टॉर्क को कैसे निकालेंगे हम लोग, टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू ओ एन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ले लिया। ठीक है, ये टॉर्क का नोटेशन, इसको टॉ बोलते हैं, टॉ नोटेशन है टॉर्क को। तो टॉर्क जो होता है ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ डी के बराबर होता है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from axis of rotation, from axis of rotation। ठीक है ना, ये हमारा दे रखा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये टॉर्क कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग टॉर्क को मेजर करना चाहते हैं तो कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाते हैं और कितना डिस्टेंस है यहाँ से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इससे हम लोग निकालते हैं टॉर्क को। टॉर्क का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ टॉर्क कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ टॉर्क, फोर्स का जो यूनिट होता है वो तो न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ये एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में लेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में, तो इसका ये ऐसे यूनिट में आ जाता है सीजीएस सिस्टम में।
ठीक है, तो ये था हमारा टॉप। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या हुआ मतलब इसका कि एक बॉडी है और उसका एक बैलेंस कर दिया गया है। ठीक है, उसको हम लोग एक बैलेंस कर दिया गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। जैसे हम लोग एक ये लेते हैं, एक रॉड है इस तरह से, सपोज करते हैं एक ये रॉड है और यहाँ पे इसको हम लोगों ने इस तरह से बैलेंस कर दिया। ठीक है, इस पे इसको बैलेंस कर दिया, तो ये एक पॉइंट है जिसमें इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड दोनों ही बैलेंस हो गया है, ना ये इधर की तरफ डाउन हो रहा है ना अप हो रहा है, बैलेंस पोस्ट में है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग d1 ले लेते हैं और इधर से इधर तक जो डिस्टेंस होगा यहाँ से इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये d2 ले लेते हैं। ठीक है, इधर जो मान लो हम लोग एक लोड लटकाएंगे तो इधर हमें इधर इफर्ट करेंगे, इधर लोड देंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इधर से इफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लोड देंगे, यहाँ अगर मैं कोई लोड रखता हूँ इस तरह से, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो उसको ऊपर जाने से रोकने के लिए हमें एक ऊपर से इफर्ट लगाना पड़ेगा, इफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, इफर्ट लगाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक, और जितना ये लोड होगा उतने इफर्ट लाएंगे और इस तरह से इसको बैलेंस करके रखेंगे। कितनी बात सुन में, ये बैलेंस करके रखेंगे। क्या दे रखा है इसमें कि इसका एक रिलेशन है हमारा लोड एंड इफर्ट का, वो हम लोग इस पे देखते हैं। यहाँ पे एक वैसे ये मैं एक लिटरली डेफिनेशन लिखा हुआ है मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का, मैंने वो किताब से देख के लिख दिया। ये क्या है, व्हेन अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द सम ऑफ clockwise movement about any point is equal to the sum of anti-clockwise movement about that point। ठीक है, क्या मतलब हुआ, जैसे ये एक हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये डाउनवर्ड आएगा, तो ये अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड अगर जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, डाउनवर्ड आएगा तो क्लॉकवाइज होगा। डाउनवर्ड आता है जैसे क्लॉकवाइज इधर से आता है, तो अगर हम लोग इधर से ले लेते हैं, इधर वेट डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इधर लोड डाल देते हैं। ठीक है ना, इधर लोड कर देते हैं। ठीक है, ये इफर्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक, इफर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्लॉकवाइज है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी रोटेट करेगा, तो इसका जो डाउनवर्ड होगा क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और उसका प्रिंसिपल से पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। क्या मतलब हुआ कि ये लोड है, ये लोड आर्म है, ये इफर्ट है, ये इफर्ट आर्म है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये दे रखा है, ये इन्होंने ये वही लिखा। अब when a body is in rotational equilibrium the sum of clockwise movement about any point is equal to the sum of anti-clockwise movement about that point। और algebraic sum, एक algebraic sum ऑफ मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। क्या मतलब, क्लॉकवाइज को अगर मान लो पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेंगे, दोनों को अगर सम करेंगे तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, सम करेंगे तो नेट वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो ये दे रखा है इसका एक छोटा सा डेफिनेशन। मैं इसके बाद इसका एक रिलेशन लिखता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का क्या रिलेशन दे रखा है। अगर हम इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बताया कि ये हमारा जो है लोड है, तो इसको जो है फोर्स जो लगता है ये W1 वेट जो लगेगा, इधर से ले लेते पहले, इसका जो लोड है नीचे की तरफ जो लोड ले, यहाँ पे क्या है कि एक दोनों ही अगर इधर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो M1
जी इसका वेट होगा, इधर होगा m2g। इस वेट को हम लोग फोर्स भी बोलते हैं, F1 बोल सकते हैं, इस वेट को F2 बोलेंगे हम लोग, ठीक है। F2 को W1 बोल सकते हैं, F1 को W1 और F2 को W2 बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से W1 D1 इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये W2 D2 के बराबर होगा ये, ठीक है। अगर एक को हम लोग बोलते हैं लोड, यानी W को लोड बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये लोड आर्म कहलाता है। लोड आर्म इज इक्वल टू इफर्ट, ये W2 को इफर्ट बोलेंगे एंड इसको इफर्ट आर्म बोलते हैं, इफर्ट आर्म, ठीक है ना। इसको हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी बोलते हैं। तो ये दे रखा हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का रिलेशन। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आगे हम लोग क्वेश्चन करने में बहुत काम आएगा, कितना वेट है, कितना डिस्टेंस है, इसका एप्लीकेशन बहुत है, तो हम लोग आगे इसको देखेंगे अभी, ठीक है। आगे चलते अगला टॉपिक करते हैं हम लोग। ये अगला टॉपिक आ गया कपल। कपल क्या होता है? व्हेन टू इक्वल अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन सेम बॉडी इन सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कपल, ठीक। व्हेन टू इक्वल opposite forces acting on same body along two different line of action is called कपल। क्या मतलब हुआ? ये एक बॉडी है, इसका एक पॉइंट यहाँ लेते, यहाँ पे लेते, एक तरफ से इसका फोर्स इधर लगाते, दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट पे दूसरी तरफ लगाते, अपोजिट फोर्स लगाते हैं। लेकिन ये जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट में एक दूसरे से हमारा इस तरह से कनेक्ट है, और इसका पॉइंट ऑफ एक्शन जो रोटेशनल, जहाँ पे रोटेट करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये हम लोग मान लेते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस एक्सिस के अलॉन्ग ये घूम सकता है, इस तरह से, ऐसे ये घूम सकता है इस तरह से। कितनी बात समझे? तो इसको हम लोग कहते हैं कपल, यानी दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक लाइन के रेस्पेक्ट में अलग अलग पोजीशन पर लग रहे हैं, और इसके लगने की वजह से जो बॉडी है वो एक पॉइंट के एक्सिस से वो वहाँ पे रोटेट करता है। तो ये दो फोर्स को हम बोलते हैं कपल, ठीक है। इसका कैसे निकालते हैं? यहाँ से देखिए, ये प्रिंसिपल ऑफ, अभी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से अभी हम लोग निकाला था कि ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, जो डिस्टेंस है D1, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन के हिसाब से ये D1 ले लिया, और यहाँ पे दूसरा फोर्स लग रहा है F2, इसका डिस्टेंस जो है D2 ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कपल का रिलेशन वो निकालने जाते हैं। कपल बेसिकली होता क्या है? इनडायरेक्टली उसको हम लोग टॉर्क ही कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग कपल को टॉर्क ही कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से टॉर्क को लगाते हैं तो बॉडी रोटेट करता अपने एक्सिस पे, उसी तरह से टॉर्क जब किसी बॉडी पे लगाते हैं, कपल लगाते हैं, तो वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करता है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं, रिलेशन डिराइव करते हैं। क्या है ये? व्हेन द बॉडी rotates along the axis O, then according to principle of moment, F1 D1 is equal to plus F1 D1 plus F2 D2 is equal to 0,
ठीक है ना। दोनों इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं, दोनों को सम करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू ठीक है, कपल को टॉर्क भी बोलते हैं, कपल इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। तो यहां पे जो टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 D1 प्लस F2 D2, ठीक है, D2। लेकिन यहाँ पे F1 F2 दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं। तो ये F1 कॉमन लेंगे, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F कर दिया, तो हम लोग का कॉमन फोर्स F कॉमन ले लिया, ये D1 प्लस D2 हो गया ये, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू F इंटू AB, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, या फिर टॉर्क और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लीवर आर्म भी बोलते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये दे रखा था हमारा कपल का रिलेशन, कपल का कंसेप्ट, और इसका एक डायग्राम हम लोगों ने, ये टॉर्क के बराबर हो गया। आगे चलते हम लोग इसको और एक रिलेशन ड्राइव करते इसके बेस पे, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वह है वर्क डन बाय अ टॉर्क, ठीक है। जब एक टॉर्क लगाते हैं तो कितना वर्क डन होता है, क्या रिलेशन होता है। जैसे बोला क्या कि एक मान लो एक बॉडी है ऐसा, और यहाँ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे, ये इसका लाइन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस फोर्स का, ये फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी थोड़ा सा आगे की तरफ घूमेगा, तो सर्टेन एंगल, वेरी स्मॉल एंगल स्वीप किया। तो मान लो अब ये यहाँ से यहाँ चला गया और ये इतना एंगल स्वीप किया, डी थीटा जो ना एंगल स्वीप किया है। तो इस पे हम लोगों ने जब फोर्स लगाया, इतना एंगल स्वीप किया, तो कितना वर्क डन हुआ इस एक्सिस के अलोंग। तो ये जो है हमारा ये पॉइंट जो है ना, हम लोग इस तरह से जब फोर्स लगाते हैं ना, तो जब सर्किल में मूव करेगा तो ऐसे रोटेट करेगा तो एक सर्किल बनाएगा। तो मान लो ये P था, ये ओरिजिनल Q यहाँ था, ये सर्कुलर बनेगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, और ये जो कहलाएगा सर्किल जो बनेगा, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा। जैसे एक बॉडी को अगर घुमाएंगे तो ये सर्किल में घूमेगा, तो वो जो पॉइंट है ना वो सर्किल में घूमेगा, रिंग में घूमेगा, ठीक है। अगर थोड़े से स्मॉल एंगल चेंज हुआ है तो क्या देखेंगे, स्मॉल वर्क डन, ठीक है, स्मॉल वर्क डन व्हेन देयर इज small change in angle, small change in angle or angular distance, dw जो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डी थीटा होगा, ठीक है। ये जो एंगुलर चेंज होता है, एंगुलर चेंज डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो हमारा पर यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस along
arc along arc PQ। ठीक है, ये हमारा स्मॉल वर्क डन होगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस अलॉन्ग आर्क पी क्यू। ये जो पी क्यू आर्क है कितना डिस्टेंस गया है। यहाँ पे जो आर्क होता है, ये जो डी थीटा होता है सर्किल में, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है ये, ठीक है ना, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये हमारा आर्क जो है आर्क अलॉन्ग पी क्यू इज इक्वल टू डी थीटा इंटू रेडियस, ये इसके बराबर होगा। आर्क अलॉन्ग पी क्यू जो है, पी क्यू ये हो जाएगा आर डी थीटा के बराबर हो जाएगा। आर्क अलॉन्ग पी क्यू जो ना आर इंटू डी थीटा के बराबर होगा। तो इसको हटा के हम लोग ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू आर डी थीटा लिख सकते हैं। एफ इंटू आर जो होता है, एफ इंटू आर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क होता है, टॉर्क डी थीटा। अब ये तो स्मॉल वर्क डन हो गया, ये तो स्मॉल एंगल का चेंज था तो स्मॉल वर्क डन हो गया। अगर हम लोग टोटल वर्क देखना चाहते हैं कि एक एंगल जो है ना थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक जब चेंज होता है तो टोटल वर्क डन कितना होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, डी डब्ल्यू यानी टॉर्क डी थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, ठीक है। तो ये हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा जब ये हमारा बॉडी को एक एक्सिस पे रोटेट करेंगे तो, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय द टॉर्क हो गया। अगर हम लोग वर्क डन को जो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अगर हम लोग वर्क डन को अगर स्मॉल चेंज इन वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू टॉर्क इंटू डी थीटा है, ठीक है। हम लोग अगला टॉपिक कर रहे हैं पावर, ठीक है। इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय डी टी। तो डी डब्ल्यू को डी टी से डिवाइड कर देते हैं, टॉर्क डी थीटा को डी टी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो आ जाएगा पावर, ये पावर आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ये टॉर्क है डी थीटा अपॉन डी टी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। ये एक रिलेशन आ जाता है यहाँ तक। कहाँ तक समझ में आया, कितना समझ में आ रहा है ये, इसे नोट करिए, फिर मैं आगे का टॉपिक कराता हूँ। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ये एक हम लोगों ने डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करने की कोशिश करके, मान लो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, ओ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और हम लोग फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, पार्टिकल है तो यहाँ पे फोर्स लगाते हैं। तो परपेंडिकुलर जब फोर्स लगाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे जो ये जो फोर्स है यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये भी फोर्स हो जाएगा। तो जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ पे भी होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक फोर्स लगाते हैं इधर की तरफ, तो ये जो बॉडी है, ये जो डिस्क है या रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये घूमेगा इस तरह से, इस एक्सिस के लॉन्ग घूमेगा। तो इसका डायरेक्शन फोर्स जो लगेगा, टॉर्क जो लगेगा, उसकी वजह से जो बॉडी का रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, वो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं ये जेड एक्सिस के हेल्प से। तो पहले हम लोग देखते हैं, लिखते हैं, जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and it is equal to product of
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ठीक है ना। टॉर्क जो होता है, ये हमें टॉ होता है, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये। ठीक है, जो टॉर्क यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा तो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर, ये फोर्स है, तो फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग। ये पोजीशन वेक्टर है जहाँ पे फोर्स लग रहा है इस बॉडी के, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, ये आर है, और ये जो फोर्स है, कितना फोर्स लगाया है, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये हमारा टॉर्क के बराबर हो जाता है। टॉर्क का यूनिट हमने बताया है, न्यूटन मीटर होता है, एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में डाइन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये दे रखा हमारा। इस क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम हटाते हैं, ठीक है, ये जो एक टॉर्क है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग? टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, फिजिक्स में हम लोगों ने 11th क्लास में किया है वहाँ पे, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो साइन थीटा जाता है, डॉट होता है तो कॉस थीटा आता है। अब ये तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन ये जो टॉर्क ना एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी होगा, तो इसको डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जिधर फोर्स लग रहा है और जिधर पोजीशन है, तो पोजीशन से, जैसे पोजीशन ये है ना, तो पहले हम लोग पोजीशन लेंगे, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ये वाला लाइन है ना ये, तो इस लाइन पे हम लोग ऐसे रखेंगे, हम ऐसे दिखा दें, यहाँ पे ये ऐसे दिखा दें, और ये फोर्स के डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क लगेगा, टॉर्क बाहर लगेगा। अब जैसे ये प्लेन है, इस तरह से प्लेन सरफेस है, ये हमारा प्लेन सरफेस है, और यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहाँ से फोर्स लग रहा है, तो देखिए ये हमारा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर फोर्स उधर लग रहा है, तो जब फोर्स उधर लगेगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो गया ये, और फोर्स इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये हम लोग तो फिंगर को कर्ल करेंगे, फिंगर को रोटेट करेंगे, लेकिन जो थंब का डायरेक्शन होगा वो टॉर्क का डायरेक्शन होगा, तो टॉर्क अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ये यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने एरो जो बनाया है, ये इसको दिखाने के लिए ऐसे एरो बनाया कि टॉर्क ना ऊपर की तरफ लग रहा है। किधर भी अगर डायरेक्शन निकालना हो तो जो पोजीशन है उसकी तरफ आप ऐसे सीधे हाथ को रखिए इस तरह से, जिधर फोर्स लग रहा है उधर अपने फिंगर को कर्ल करिए, फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो टॉर्क का डायरेक्शन आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आर एफ साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा एंगल बिटवीन पोजीशन एंड फोर्स, यानी उन दोनों फोर्स जिधर लग रहा है वो, और जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो, उन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, उस एंगल को हम यहाँ पे साइन थीटा लेते हैं। कितनी बात सुन में एंगल के हिसाब से कैसे इसका वैल्यू चेंज होता है, तो कुछ हम स्पेशल केसेस देखते हैं बेस्ड ऑफ एंगल कि अगर फोर्स का एंड पोजीशन के बीच में कितने का एंगल है, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स के बीच में कितने का एंगल है, उसके हिसाब से टॉर्क का कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केसेस लेते हैं हम लोग। क्या बता के पहला जो दे रखा एफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स के बीच में 0 का एंगल हो या 180 का एंगल हो, 0 का मतलब क्या हो कि जिधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उधर ही आर का पोजीशन भी उधर ही है, जैसे कि इधर हमारा पोजीशन ले रहा है तो फोर्स भी इधर ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो दोनों पैरेलल है, पोजीशन एंड फोर्स दोनों पैरेलल है। या फिर 180 होगा तो एंटी पैरेलल होगा, वो एक उधर होगा तो एक उल्टे डायरेक्शन में लग रहा होगा, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन उधर होगा तो फोर्स का डायरेक्शन उसका अपोजिट में होगा। तो ये दोनों लेते हैं। यहाँ पे अगर लेते हैं तो क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आता है, साइन 180 का वैल्यू 0 आता है, 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वह 0 हो जाएगा। अगर फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो उस केस में जो टॉर्क लगेगा बॉडी पे वो 0 टॉर्क लगेगा। कितनी बात सुन में। ऐसे ही दूसरा केस लेते हैं हम लोग। दूसरे केस में क्या दे रखा है, एफ
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 90 लेते हैं हम लोग तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा और वो है आर इंटू एफ, पोजिशन वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसको मल्टीप्लाई करना, ये मैक्सिमम हमारा टॉर्क लगेगा। कितनी बात समझ में? तो ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में दे रखा, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे और उसका स्पेशल केसेस दे रखा है, ठीक। वेक्टर जो होते हैं हमारे, उनके कंपोनेंट्स भी होते हैं, यानी अगर हम लोग एक्स वाई जेड कंपोनेंट लेते हैं तो इसी फॉर्मूले को, यानी कि टॉर्क को अगर हम लोग कंपोनेंट्स के फॉर्मूले, कंपोनेंट्स मतलब पोजीशन वेक्टर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट, फोर्स का एक्स वाई जेड कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में अगर लेते हैं तो फिर कैसे लिखेंगे इस रिलेशन को। अब हम लेते हैं टॉर्क इन टर्म ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। यहां तक समझ में तो आ गया, नोट कर लीजिए इसको। हाँ सिन भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज ठीक है, ये एक दूसरा टॉपिक है, डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क ऑन ऑन मोमेंटम। डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, बेसिकली टॉर्क जो है, जो टॉर्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कौन से कंपोनेंट पे। जैसे मान लिया हम लोगों ने एक हमारा ये फ्रेम है, एक्स एंड वाई फ्रेम है, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से एक्सिस पे रोटेट करेगा। यहाँ हम लोगों ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स जो ना इधर है, और ये यहाँ से पोजीशन वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर है इसका। ये जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा। यहाँ पे एंगल कितना होगा, तो इसके नॉर्मल के रेस्पेक्ट में एक हम लोगों ने परपेंडिकुलर रख के यहाँ किया, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करते हैं। इसको लाइन को बढ़ाएंगे, इसको लाइन को बढ़ाएंगे तो फोर्स को, तो यहाँ इंटरसेक्ट करता, तो ये थीटा है, तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ थीटा आएगा और थीटा इसके जस्ट पीछे हो जाएगा। अब ये जो फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएंगे तो ये अलोंग द पोजीशन वेक्टर होगा, और ये जो थीटा है अलोंग द परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये जो इसका जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये जो है कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये दो तरह के होते हैं। एक रेडियल होता है, रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट, ये एफ आर रेडियल कंपोनेंट, और ये जो होगा एफ कॉस थीटा के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल है ना ये, तो हॉरिजॉन्टल में हम लोग कॉस थीटा लगता है और वर्टिकल में साइन थीटा लगता है, तो रेडियल कंपोनेंट एफ आर जो है एफ कॉस थीटा के बराबर है। और ये जो दूसरा कंपोनेंट है इसे हम लोग कहते हैं एंगुलर कंपोनेंट, एंगुलर एंगुलर और टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, कंपोनेंट, ठीक है। ये एफ थीटा हो जाएगा, ये एफ थीटा से दिखाएंगे, और ये एफ साइन थीटा के बराबर है। ये कितनी बात सुन में, एफ साइन थीटा होता है। ये जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क, ये आर एफ साइन थीटा आता है, आर एफ साइन थीटा होता है। ये जो है हमारा एफ साइन थीटा, ये आर इंटू एफ थीटा हो गया है, और इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट या एंगुलर कंपोनेंट, ठीक है ना। एंगुलर कंपोनेंट या फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट कहलाता है ये। इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है टॉर्क। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब भी कभी हम लोग टॉर्क निकालते हैं तो जो फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट है उस पे टॉर्क डिपेंड करता है, रेडियल कंपोनेंट पे टॉर्क डिपेंड नहीं करता। रेडियल का एक वो रेडियल पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्या यहाँ पे है डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन एंगुलर कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉर्क, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन
एंगुलर टेंजेंशियल component of force, tangential component of force, but it does not depend upon, but it does not depend upon रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो जो टॉर्क है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, रेडियल कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करता। ये हम लोगों ने फिगर से दिखाया इसको। कितनी बात सुन में। अगला चले हम लोग अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग। अगला टॉपिक जो दे रखा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं। क्या मतलब हुआ कि एक जो वेक्टर होता है उसका जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में होता है। तो जो पोजीशन वेक्टर है उसका भी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट होगा, और फोर्स का भी तीनों होगा। और टॉर्क इटसेल्फ एक वेक्टर है तो उसका भी तीनों कंपोनेंट होगा। तो कैसे रिलेट करता अगर उसको कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में शो करते हैं तो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। ये अगला हेडिंग करने जा रहे हैं। कितनी बात में मिटा दे इसे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। ठीक है, जैसे हम लोग टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वो जो टॉर्क है वो पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर हम लोग तीनों कंपोनेंट में लिखाना चाहते हैं तो पोजीशन वेक्टर को ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये तो हमने पोजीशन वेक्टर को ले लिया। ऐसे ही फोर्स को लेते हैं, फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस आई कैप, फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस जे कैप, फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस के कैप। और इसी तरह से टॉर्क का भी ले लेते हैं। टॉर्क का टॉ एक्स आई कैप, टॉ वाई जे कैप, टॉ जेड के कैप, ये दे रखा हमारा। अब हम लोग इनका जो है ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट है। दो वेक्टर का जब भी कभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो मैट्रिक्स मेथड से निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ने किया है फिजिक्स में 11th क्लास में ही, और मैट्रिक्स एक मैथ का टॉपिक है। मैट्रिक्स मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये हम लोग मैट्रिक्स मेथड से निकालते हैं। अब हम यहाँ पे इसको मैट्रिक्स मेथड कैसे निकालते हैं वो मैं लिख के दिखाता हूँ। इधर भी लिखते चलिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं मैट्रिक्स मेथड के लिए। यहाँ पे लेते हैं हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप। ये पोजीशन का है, ये एक्स वाई जेड। फोर्स का एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। ये हम लोग मैट्रिक्स मेथड लेने जा रहे हैं। ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक रो, ये जो रो है 3 रो है और 3 कॉलम है। 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो ये रो को एक बार सेलेक्ट करते, कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक में करके देखा तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये रो में और ये कॉलम से आप कुछ नहीं लेंगे, पहला वाला करने जा रहे हैं। ये जो 4 एलिमेंट है इसका डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये y इंटू एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ये आई कैप यहाँ पे लगा दिया, आई कैप। कितनी बात समझ में, ठीक। ठीक इसी तरह से हम लोग अब ये वाला कॉलम लेंगे, ये कॉलम लेंगे, ये हम लोग मिटा दे रहे हैं, ये कॉलम लेंगे, ठीक है ना, ये कॉलम लेंगे। तो अब हमें इसको और इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक थोड़े टाइम के लिए, मैं यहाँ पे इसको बना दे रहा हूँ, ये हम थोड़े टाइम के लिए समझने के लिए इसको यहाँ हम लोग बना लेते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में।
अब ये दूसरा जो टर्म है इसको तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है इसको। अब ये 4 टर्म ये हमारा इस तरह से जब सेलेक्ट करके रखेंगे, ये इस तरह से हम लोगों ने रो को सेलेक्ट कर दिया है ऐसे, तो अब यहाँ पे ये 4 टर्म बचेंगे ये, तो ये डायगोनली मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, z एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, ठीक है। और ये जे कैप आ जाएगा, ये जे कैप आ गया। कितनी बात सुन, जिसको सिलेक्ट करते उसका जो कॉम्पोनेंट यूनिट वेक्टर जो होता था उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पहले इसको सिलेक्ट किया था, इसको आई कैप से मल्टीप्लाई किया यूनिट वेक्टर से। अब जे कॉलम को सिलेक्ट किया, सेकंड कॉलम को सिलेक्ट किया तो जे यूनिट वेक्टर उससे मल्टीप्लाई किया। ये तो हमें मैग्नीट्यूड देता है और ये हमें वेक्टर बना देता है। ये मैग्नीट्यूड होता है और जे कैप से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर बन गया। कितनी बात समझ में। इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं थर्ड कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको तो हमने सपोर्ट के लिए बनाया था, ये मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अब इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। ये सेलेक्ट कर रखा थर्ड कॉलम को। तो अब ये 2 बचे, यहाँ पे हमारे तो रो सेलेक्ट ही है, ये रो सेलेक्ट रहता है, ये खाली कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता। अब क्या बताए कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाएंगे, फिर इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा दे रखा है थर्ड वाला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स के कैप। ये हमारा हो जाएगा पूरा एक प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। ये हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लिया। समझ में आ रही बात, मिटा दो इसे। तो ये हम लोग मिटा लेते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। तो इसका जो है मैट्रिक्स मेथड से मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारा। एक रो सेलेक्ट किया, रो तो सेलेक्ट रहते ही, फर्स्ट रो तो सेलेक्ट करते हैं, कॉलम एक एक करके सिलेक्ट करते हैं। पहला कॉलम सेलेक्ट किया तो इधर के जो 4 एलिमेंट बचे हुए थे उनको डायगोनली मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, आई कैप से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस सेकेंड कॉलम को अगर सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, जैसे हम लोगों ने वेक्टर से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही अगर थर्ड कॉलम को सिलेक्ट किया तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई। तो ये हमारा तरीका है मैट्रिक्स मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया तो नोट करिए इसको। आगे हम लोग क्या करा कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा वो इसके टॉर्क के बराबर होगा। तो टॉर्क का जो कंपोनेंट है हमने यहाँ पे लिख रखा है, टॉर्क का जो कंपोनेंट है हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो अब इसकी ज़रूरत, ये तो मल्टीप्लाई होकर ये आ गया हमारा, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं मिटा देता हूँ। ये टॉर्क के साथ इसको बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये जो है टॉर्क का ये वाला कंपोनेंट था और ये कंपोनेंट इनके टॉर्क जो है ना इसके बराबर था। इसका जो मल्टीप्लाई किया वो ये लिखा हुआ है, तो ये टॉर्क को हम लोग इसको इसके बराबर कर देते हैं, यानी ये जो कंपोनेंट है ये इसके इक्वल कर देते हैं हम लोग। और कंपेयरिंग करने के बाद जो एक्स कंपोनेंट, टॉर्क का एक्स कंपोनेंट जो है इसके किसके इक्वल है, ठीक है। वाई कंपोनेंट किसके इक्वल है, टॉर्क का जेड किसके इक्वल है उसके बराबर कर देते हैं। तो क्या दे रखा, कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमें। देखिए ये आई कंपोनेंट ये है तो यहाँ पे भी आई कंपोनेंट है, तो टॉ एक्स जो है ये इक्वल होगा हमारा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ये इसके बराबर है। टॉ वाई कंपोनेंट जो होगा ये वाई कंपोनेंट जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, ये वाई कंपोनेंट हो गया। टॉ जेड, टॉ और टॉर्क का जो रिलेशन है जेड के रेस्पेक्ट में एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, इसके बराबर होगा। तो ये जो कंपोनेंट है टॉर्क के जो कंपोनेंट है कि टॉर्क एक्स एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड होगा इतना होगा, टॉर्क का वाई एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड होगा इससे हम लोग निकाल सकते हैं, टॉर्क का जेड एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड होगा इससे निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा है, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या बताया कि टॉर्क के कंपोनेंट्स को अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का,
कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक था टॉर्क, टॉर्क के कंसेप्ट कि टॉर्क किसको कहते हैं, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क का रिलेशन क्या होता है, टॉर्क का जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं तो साइन थीटा आता है, तो एंगल के हिसाब से टॉर्क का कब कितना वैल्यू होता है, फिर वेक्टर कंपोनेंट में दिखाया। तो ये सारी चीज़ें थी टॉर्क से रिलेटेड। यहाँ तक टॉर्क के थ्योरेटिकल पार्ट थे। अब यहाँ से हम लोग अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो अगला टॉपिक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे एंगुलर मोमेंटम का। आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।